स्नेह की डोर। संजय से हमारी मुलाकात बड़ी ही दर्दनाक परिस्थितियों में हुई थी। दिवाली आने वाली थी। बाजार की सजावट और खरीदारों की गहमा गहमी देखते ही बनती थी। मैं भी दिवाली से संबंधित सामान खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी, लेकिन जब होश आया तो मैंने स्वयं को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे आसपास कई घायल बुरी तरह से कराह रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं वहां कैसे पहुंची, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरे शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, लेकिन वे ज्यादा गहरे नहीं लग रहे थे। मुझे होश में आया देखकर एक नौजवान मेरे पास आया और बड़ी ही आत्मीयता से बोला, आप कैसी हैं? शुक्र है आपको होश आ गया। अजनबियों की भीड़ में एक अजनबी को अपने लिए इतना परेशान देखकर अच्छा तो लगा, लेकिन हैरानी भी हुई। मैं यहाँ कैसे पहुंची, क्या हुआ था? मैंने पूछा। बाजार में बम फटा है, कई लोग, वह बहुत कुछ बता रहा था और मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। मेरे दिलो दिमाग पर फिर बेहोशी सी छाने लगी थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने को होश में रखने की कोशिश करने लगी। घर में निखिल को खबर करने या अपने इलाज के बारे में जानने के लिए मेरा होश में आना जरूरी था। उस युवक ने मेरे करीब आकर कहा, आप संभालिए अपने आप को। आप उस धमाके वाली जगह से काफी दूर थी। शायद धमाके की जोरदार आवाज सुनकर बेहोश होकर गिर गई थी, इसी से ये चोटें आई हैं। शायद वह ठीक कह रहा था, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी तो मैं दूसरे घायलों की तरह गंभीर रूप से जख्मी और खून से लथपथ नहीं थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसने बताया कि वह पास ही रहता है। धमाके के बाद पूरे बाजार में कोहराम मच गया था। इससे पहले कि पुलिस या एम्बुलेंस आती, लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े थे। उसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। मेरा नाम संजय है, कहते हुए उसने तकिए के नीचे से मेरा पर्स निकाल कर दिया और फिर बोला, यह आपका पर्स वहीं आपके पास ही मिला था। इसमें मोबाइल देखकर मैंने आखिरी डायल्ड कॉल मिलाई तो वे चांस से आपके पति का ही नंबर था। वे आते ही होंगे। उसके इतना कहते ही मैंने सामने दरवाजे से निखिल को अंदर आते देखा। वे बहुत घबराए हुए थे। आते ही उन्होंने मेरे माथे और हाथ पैरों पर लगी चोटों का जायजा लिया। मैंने उन्हें संजय से मिलवाया। उन्होंने संजय का धन्यवाद किया, जो मैंने अब तक नहीं किया था। इतने में डॉक्टरों की टीम वहां आ पहुंची। अभी भी अस्पताल में घायलों और उनके अपनों का आना जाना जारी था। चारों तरफ चीख पुकार, शोर और आहें कराहें सुनाई दे रही थी। उस माहौल को देखकर मैंने घर जाने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टरों ने भी देखा कि मुझे कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं है, तो उन्होंने मुझे साथ वाले वार्ड में जाकर मरहम पट्टी करवाकर घर जाने की आज्ञा दे दी। मैं निखिल का सहारा लेकर साथ वाले वार्ड में पहुंची। संजय हमारे साथ ही था, लेकिन मुझे उससे बात करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। मैं अपना दर्द उसके चेहरे पर साफ देख रही थी। निखिल ने वहां से लौटते हुए उसका एक बार फिर से धन्यवाद किया और उसे दिवाली के दिन घर आने का न्योता दे दिया। दिवाली वाले दिन संजय हमारे घर आया। मिठाई के डिब्बे के साथ बहुत ही सुंदर दियों का उपहार भी था। मेरे दरवाजा खोलते ही उसने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए और दिवाली की शुभकामनाएं दी। मैं ठिठक सी गई। तभी वह निखिल के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गया। उन्होंने उसे दोनों हाथों से थामते हुए गले से लगा लिया। अरे यार, ऐसे नहीं, गले मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। हम अभी इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। हमारा बेटा सारांश उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाया। दोनों में झट से दोस्ती हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों बम पटाखों फुलझड़ियों को चलाने में खो गए। निखिल उन दोनों का साथ देते रहे, लेकिन मैं तो कभी रसोई में और कभी फोन पर शुभकामनाएं देने वालों और घर बाहर दिए जलाने में ही उलझी रही। हालांकि वह रात का खाना खाकर गया, लेकिन मुझे उससे उस दिन भी बात करने का अवसर नहीं मिला। निखिल ने मुझे बताया कि वह मथुरा का रहने वाला है और यहाँ रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पास ही ए ब्लॉक में दोस्तों के साथ कमरा किराए पर लेकर रहता है। ऐसे में दूसरों की मदद करने के लिए इस तरह आगे आना, यह बताता है कि वह जरूर अच्छे संस्कारी परिवार का बच्चा है। निखिल ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि जब कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वह बेझिझक हमसे कह सकता है। संजय अब अक्सर हमारे घर आने लगा। हर बार आने पर वह बड़ा ही मासूम सा कारण बताता। कभी कहता इधर से निकल रहा था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। कभी कहता सारांश की बहुत याद आ रही थी, सोचा थोड़ी देर उसके साथ खेलकर फ्रेश हो आऊं तो फिर पढ़ूं। कभी कहता सभी दोस्त घर चले गए हैं, मैं अकेला बैठा बोर हो रहा था, सोचा आप सबको मिल आता हूं।
वह जब भी आता घंटों चुपचाप बैठा रहता, बोलता बहुत कम, पूछने पर भी सवालों का जवाब टाल जाया करता था। बहुत आग्रह करने पर वह कुछ खाने को तैयार होता। बहुत ही भावुक स्वभाव का था, बात बात पर उसकी आंखें भीग जाती। मुझे लगता वह अपने परिवार से बहुत जुड़ाव रखता है, तभी अनजाने शहर में अपनों से दूर उसे अपनत्व महसूस होता है, इसलिए यहाँ आ जाता है। सारांश को तो संजय के रूप में एक बड़ा भाई, एक अच्छा दोस्त मिल गया था। हालांकि दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था, फिर भी दोनों की खूब पटती। पढ़ाई लिखाई की या खेल कूद की, कोई भी चीज चाहिए हो वह संजय के साथ बाजार जाकर ले आता। अब उसकी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए मुझे बाजार नहीं भागना पड़ता। इतना ही नहीं, संजय पढ़ाई में भी सारांश की मदद करने लगा था। सारांश भी अब पढ़ाई की समस्याएं लेकर मेरे पास नहीं आता, बल्कि संजय के आने का इंतजार करता। संजय का आना हम सबको अच्छा लगता। उसका व्यवहार, उसकी शालीनता, उसका अपनापन हम सबके दिल में उतर गया था। उस एक दिन की घटना में कोई अजनबी इतना करीब आ जाएगा सोचा ना था। फिर भी उसको लेकर एक प्रश्न मन को निरंतर परेशान करता कि उस दिन मुझे घायल देखकर वह इतना परेशान क्यों था, वह मुझे इतना सम्मान क्यों देता है। दिवाली वाले दिन भी उसने आदर से मेरे पांव छूकर मुझे शुभकामनाएं दी थी। अब भी वह जब कभी मिलता है मेरे पैरों की तरफ ही बढ़ता है, वह तो मैं ही उसे रोक देती हूँ। मैंने तय कर लिया है कि एक दिन इस बारे में उससे विस्तार से बात करूंगी। जल्दी ही वह अवसर भी मिल ही गया। एक दिन वह घर आया तो बहुत ही उदास था। सुबह 11 बजे का समय था। निखिल ऑफिस जा चुके थे और सारांश भी स्कूल में था। आज तक संजय जब कभी भी आया शाम को ही आया। निखिल भले ही ऑफिस से नहीं लौटे होते थे, लेकिन सारांश घर पर ही होता था। उसे इतना उदास देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, आज कॉलेज नहीं गए? वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंदर आकर बैठ गया। नाश्ता किया है कि नहीं? भूख नहीं है, कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। घर पर सब ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो कहो। मैं सवाल पर सवाल किए जा रही थी, लेकिन वह खामोश बैठा टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था। शायद वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं जुटा पा रहा था। मुझे लगा उसे पैसों की जरूरत है, जो वह कहने में झिझक रहा है। घर से पैसे आने में देर हो गई है, इसलिए कुछ खाया पिया भी नहीं है और परेशान है। उसका मुरझाया चेहरा देखकर मैं अंदर से कुछ खाने की चीजें ले आई। मेरे बार बार आग्रह करने पर भी वह रुआंसे स्वर में बोला, आज मेरी माँ की बरसी है। क्या? सुनते ही मैं एकदम चौंक उठी, लेकिन उसका अगला वाक्य मुझे और भी चौंका गया। वह बोला, आपकी शक्ल एकदम मेरी माँ से मिलती है। उस दिन पहली बार आपको देखते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाया था। यह सब जानकर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं एक टक उसे देखती रह गई। थोड़ी देर यूं ही खामोश बैठे रहने के बाद उसने बताया कि उसकी माँ को गुजरे कई साल हो गए हैं। तब वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह माँ को याद करके अक्सर अकेले में रोया करता था। बड़ी बहन ने उसे माँ का प्यार दिया, उसने उसके आंसू पोंछे, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन 2 साल हो गए, बहन की भी शादी हो गई और वह भी ससुराल चली गई। मेरे मन में उस बिन माँ के बच्चे के लिए ममता तो बहुत उमड़ी, लेकिन वह मुझे माँ कह सकता है ऐसा मैं उसे नहीं कह पाई। संजय में अब मुझे अपना बेटा ही नजर आने लगा। सारांश का बड़ा भाई नजर आने लगा। घर में कुछ भी विशेष बनाती तो चाहती कि वह भी आ जाए। बाजार जाती तो सारांश के साथ साथ उसके लिए भी कुछ न कुछ खरीदने का मन चाहता। हम दोनों के बीच स्नेह के तार जुड़ गए थे। मैं सारांश की ही भांति उसके भी खाने का ख्याल रखने लगी थी, उसकी फिक्र करने लगी थी। संजय भी हम सबसे बहुत घुल मिल गया था। अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपनी हर समस्या मुझे ऐसे बताता जैसे वह अपनी माँ से बात कर रहा हो। यह बात अलग है कि उम्र में इतना कम अंतर होने के कारण वह भी मुझे माँ कहने से झिझकता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि जैसे जैसे संजय के साथ जुड़ा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था, वैसे वैसे निखिल और सारांश का रवैया कुछ बदलता जा रहा था। सारांश अब पहले की तरह उसे घर आया देखकर खुश नहीं होता और निखिल के चेहरे पर भी कोई विशेष खुशी के भाव नहीं नजर आते। अब वे उससे ना ज्यादा बात करते हैं, ना ही उससे बैठने या कुछ खाने आदि के लिए आग्रह ही करते हैं। सारांश तो बच्चा है, उसके व्यवहार, उसकी बेवजह की जिद और शिकायतों से मुझे अंदाजा होने लगा है कि वह मेरा प्यार बंटता हुआ नहीं देख पा रहा है। मेरे समय, मेरे प्यार, मेरे दुलार, सब पर सिर्फ उसे अपना अधिकार लगता है। इस सब का अंश मात्र भी वह किसी से बांटना नहीं चाहता। लेकिन निखिल को क्या हुआ है?
मैं कुछ समय से नोट कर रही हूँ कि संजय को घर आया देखकर निखिल बेवजह छोटी-छोटी बात पर चिल्लाने लगते हैं। अलग से बेडरूम में जाकर बैठ जाते हैं, बातों-बातों में संजय का ज़िक्र आते ही या उसे अनसुना कर देते हैं या झट से बातचीत का विषय ही बदल देते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से मैं बहुत आहत सी हो जाती हूँ, तनाव में आ जाती हूँ। एक दिन मैंने निखिल से पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है? उन्हें संजय की कौन-सी बात बुरी लग गई? उनका व्यवहार संजय के प्रति इतना बदल क्यों गया है? निखिल ने भी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं सुनकर सन्न रह गई। निखिल का कहना है कि मुझे इस तरह संजय की बातों में आकर भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। इतने बड़े नौजवान को इस उम्र में माँ के प्यार की नहीं, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। वह यदि अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पा रहा, तो मुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। संजय का इस तरह अक्सर घर पर आना अफ़वाहों को हवा दे रहा है। बाहर दुनिया न जाने क्या-क्या बातें कर रही होगी। यह सब सुनकर मैंने कई दिनों तक इस विषय पर बहुत मंथन किया। निखिल ऐसे नहीं हैं, ना ही उनकी सोच इतनी कुंठित है। ऐसा होता तो पहले दिन से ही संजय के साथ इतने घुल-मिल ना गए होते। वे मेरे बारे में भी कोई शक-शुबा नहीं रखते। ज़रूर आस-पड़ोस से ही उन्होंने कुछ ऐसा-वैसा सुना होगा जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब कहने वालों का तो मुँह बंद किया नहीं जा सकता, स्वयं को ही सुधारा जा सकता है कि किसी को कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। लोगों का क्या है, वे तो धुएँ की लकीर देखते ही चिंगारियाँ ढूँढने निकल पड़ते हैं। मैंने निखिल को कोई सफाई नहीं दी, ना ही मैं उन्हें यह बता पाई कि मैं तो संजय में अपने सारांश का भविष्य देखने लग गई हूँ। संजय को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि एक दिन हमारा सारांश भी इसी तरह बड़ा होगा, लिख पढ़कर इंजीनियर बनेगा, इसी तरह हमारा सम्मान करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। मैंने महसूस किया है कि अपने इस बदले हुए व्यवहार से निखिल भी सहज नहीं है। वे संजय से नाराज़ भी नहीं हैं। अगर उन्हें संजय का घर आना बुरा लगता होता, तो वे उसे साफ शब्दों में मना कर देते। वे बहुत ही स्पष्टवादी हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? संजय से क्या कहूँ? उसे घर आने से कैसे रोकूँ? वह तो टूट ही जाएगा। जब से उसने घर आना शुरू किया है, वह कितना खुश रहता है। पढ़ाई में भी कुछ अच्छा कर रहा है। उसका इंजीनियरिंग का ये अंतिम वर्ष है। क्या दुनिया के डर से मैं उसका सुनहरा भविष्य चौपट कर दूँ? उसने तो कितने पवित्र रिश्ते की डोर थामकर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। मैं एक औरत, एक माँ होकर उस बिन माँ के बच्चे का हाथ झटक दूँ? अभी पिछले दिनों ही तो मदर्स डे के दिन कितने मन से मेरे लिए फूल, कार्ड और मेरी पसंद की मिठाई लाया था। कह रहा था जिस दिन उसकी नौकरी लग जाएगी वह मेरे लिए एक अच्छी-सी साड़ी लाएगा। उसकी इस पवित्र भावना को मैं दुनिया की बुरी नज़र से कैसे बचाऊँ? मैंने संजय के व्यवहार को बहुत बारीकी से जाँचा-परखा है, लेकिन कहीं कुछ गलत नहीं पाया। उसकी भावनाओं में कहीं कोई खोट नहीं। फिर भी अब ना चाहते हुए भी उसके घर आने पर मेरा व्यवहार बड़ा ही असहज हो उठता है। पता नहीं आस-पड़ोस वालों की गलत सोच मुझ पर हावी हो जाती है या निखिल का व्यवहार या सारांश की बिना कारण चिड़चिड़ाहट और ज़िद मुझसे यह सब करवाती है। इधर संजय ने भी घर पर आना कम कर दिया है। पता नहीं हम सब के व्यवहार को देखकर यह फैसला किया है या उसने भी लोगों की बातें सुन ली हैं या वास्तव में वह परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। जैसा कि उसने बताया था, मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसकी चिंता भी रहती है, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहती, ना ही उसे बुलाती हूँ। निखिल ऑफिस के काम से 10 दिनों के लिए ताइवान गए हुए थे। कल सुबह उनकी वापसी थी। मैं और सारांश बहुत बेसब्री से उनके लौटने की राह देख रहे थे। सुबह से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शाम होते-होते अचानक ज़ोरदार कँपकँपी के साथ मुझे तेज़ बुखार आ गया। घर में रखी बुखार की गोली खा ली, लिहाफ, कंबल सभी कुछ छोड़ने के बाद भी मैं काँपती ही जा रही थी। बुखार चढ़ता ही चला जा रहा था। मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ पता नहीं लगा। अगले दिन सुबह जब ठीक से होश आया तो परेशान, दुखी, घबराया हुआ संजय मेरे सामने खड़ा था। उसकी उँगली थामे साथ में सारांश भी खड़ा था। मुझे होश में आया देखकर सारांश आँखों में आँसू भरकर मम्मी मम्मी कहता हुआ मुझसे लिपट गया। भाव तो संजय के भी कुछ ऐसे ही थे। आँखें उसकी भी सजल हो उठी थी, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। तभी निखिल भी आ पहुँचे। तब हमने जाना कि मेरी हालत देखकर सारांश पड़ोस की वीना आंटी को बुलाने दौड़ा तो वे लोग घर पर ही नहीं थे। तभी उसने घबराकर संजय को फ़ोन कर दिया था। संजय डॉक्टर को लेकर पहुँच गया। डॉक्टर ने तुरंत मलेरिया का इलाज शुरू कर दिया और खून की जाँच करवाने के लिए कहा। उस समय भी 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर के कहे अनुसार संजय रात भर मेरे सिर पर पानी की पट्टियाँ रखता रहा और दवा देता रहा था। इतना ही नहीं, उसने सारांश की भी देखभाल की थी।
तुमने दूसरी बार मेरी पत्नी की जान बचाई है, मेरी गृहस्थी उजड़ने से बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। कहते हुए निखिल ने संजय को गले से लगा लिया। निखिल बहुत भावुक होते थे। मैं जानती हूँ वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी जरा सी भी परेशानी उन्हें झकझोर देती है। यह तो मेरा फर्ज था। मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ, दोबारा। संजय के जो आंसू अभी तक पलकों में छिपे हुए थे वे बह निकले। आंसू तो निखिल के भी आंखों में थे। पता नहीं मेरे ठीक होने की खुशी के थे या संजय के प्रति अपने व्यवहार के पश्चाताप के थे। तुम दोनों बैठो अपनी माँ के पास, मैं नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। मैं भी रात भर सफर में था और लगता है तुम लोगों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। कहते हुए निखिल जल्दी ही बाहर चले गए। मैं जान गई हूँ कि अब निखिल को दुनिया की कोई परवाह नहीं। उन्होंने मेरे और संजय के रिश्ते की पवित्रता को दिल से स्वीकार कर लिया है।